वैश्विक तेल संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की है। ईंधन बचाने और सोना न खरीदने की बात भी नरेंद्र मोदी ने कही है। नरेंद्र मोदी की इस अपील पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तंज कसा है और कहा है ये सरकार की नाकामी के सबूत हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण पैदा हुए वैश्विक तेल संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोगों से आग्रह किया कि वर्क फ्रॉम होम की प्रथाओं को फिर से अपनाएं, ईंधन की खपत कम करें और देश को विदेशी मुद्रा बचाने में मदद करने के लिए 1 साल तक शादियों के लिए सोना खरीदने से भी बचें। इस पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा है यह उपदेश नहीं बल्कि नाकामी के सबूत हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। राहुल गांधी ने आगे लिखा है कि 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल के दौरान हमने वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे तरीके अपनाए और कई ऐसी प्रणालियां विकसित की। हम इनके आदी भी हो गए थे। आज समय की मांग है कि हम उन प्रथाओं को फिर से शुरू करें क्योंकि यह राष्ट्रीय हित में होगा और हमें एक बार फिर उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। राहुल गांधी के अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री की आलोचना की है। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य एशिया में चल रहे युद्ध को देखते हुए देश से अपील की है कि वो अभी सोना ना खरीदे, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, विदेश यात्रा कम करें। इस तरीके की अपील देश से मोदी जी ने की है। इसका जवाब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स हैंडल के जरिए दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। उन्होंने कहा कि ये उपदेश नहीं, ये मोदी जी के नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना अब कंप्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है, ये कहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। विनय सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच भारत सरकार अलर्ट मोड पे आ गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे जुड़े GOM की आज बैठक ली है और स्थिति की समीक्षा की है। इसमें वेस्ट एशिया की स्थिति और उसके भारत पर संभावित असर की समीक्षा की गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हैदराबाद में देशवासियों से एक बड़ी अपील की थी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो हर वैश्विक खराब होती हुई स्थिति पे वो जिम्मेदारी से अपना काम करे, बल्कि इसमें आम लोगों का भी योगदान होना चाहिए। आर्थिक मजबूती में आम लोगों को भी अपना योगदान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल डीजल की बचत करने, जरूरत न हो तो विदेश यात्रा टालने और गैर जरूरी खर्च कम करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि देशभक्ति सिर्फ सीमा पर जान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि कठिन समय में जिम्मेदारी से जीवन जीना भी राष्ट्र सेवा है। पीएम के इस बयान के बाद सियासी संग्राम तेज हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि वित्तीय मामले को इस सरकार ने ठीक से नहीं संभाला है और प्रधानमंत्री को ही इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों ने सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया वो खुद मिट्टी में मिल गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में थे और सोमनाथ संकल्प महोत्सव के तहत बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर रहे थे। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा सोमनाथ के मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा हो या फिर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का भव्य निर्माण, यही वो कुछ लोग थे जो लगातार बाधाएं पैदा कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम दूसरे विपक्षी दलों पर हमले कर रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर लगातार आगे बढ़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विपक्षी दलों को जमकर ललकारा। 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी के PDA से होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रहे हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।
उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब प्रदेश में संगठन में व्यापक बदलाव की कवायद तेज हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब लगातार 2 दिनों तक सभी जिलाध्यक्षों के साथ बीजेपी बैठक करने वाली है। प्रदेश इकाई में जाति गणित दुरुस्त करते हुए सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। साथ ही जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा। जिस जिले से मंत्री नहीं बन पाया है वहाँ के प्रमुख नेताओं को संगठन में जगह दी जाएगी। यही नहीं, सपा के पीडीए की काट के लिए जाति संतुलन का खास ख्याल रखा जाएगा। वर्तमान में बीजेपी की प्रदेश इकाई में 7 महामंत्री, 18 उपाध्यक्ष और 16 मंत्री हैं। यही नहीं, प्रदेश संगठन में इस बार महिलाओं को ज्यादा तवज्जो देने की तैयारी की गई है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि आगामी 15 मई तक नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें कई नए चेहरों को भी शामिल किया जाएगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार में मुख्यमंत्री आवास का केवल नाम ही नहीं बदला, बल्कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर अधिकारियों की जो पुरानी टीम थी वो अब बदल चुकी है। सरकार के अंदर मुख्यमंत्री सचिवालय को प्रभावशाली केंद्र माना जाता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुराने तमाम अधिकारियों के लिए नई जिम्मेदारी तय कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 5 रत्नों में से एक अनुपम कुमार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा चुके हैं। कुमार रवि अब निशांत कुमार के साथ स्वास्थ्य विभाग का काम देखेंगे और चंद्रशेखर सिंह को जन संसाधन विभाग और गोपाल सिंह को कोयला मंत्रालय में पदस्थापित किया गया है। इन अधिकारियों के जगह पर सम्राट चौधरी ने अपनी पसंद के अधिकारी लोकेश कुमार और संजय कुमार सिंह को अपनी टीम का हिस्सा बना लिया है। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भले ही बिहार में एनडीए की सरकार हो, लेकिन मौजूदा सम्राट चौधरी की सरकार में चारों तरफ केवल और केवल बीजेपी ही दिखाई दे रही है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद अब विधानसभा का नया सत्र भी शुरू हो गया है। आज सत्र के पहले दिन सभी विधायकों को शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वालों में सबसे पहले मुख्यमंत्री विजय जोसेफ भी थे, जिन्होंने विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। उसके बाद डीएमके के नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुने गए उदयनिधि स्टालिन ने शपथ ली। एआईएडीएमके के तमाम वरिष्ठ विधायकों को भी शपथ दिलाई गई। कल भी शपथ ग्रहण का यह पूरा कार्यक्रम चलेगा। 234 विधायकों को प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाई गई है। लेकिन 13 तारीख का दिन विजय के लिए काफी अहम रहेगा, क्योंकि उन्हें राज्यपाल के निर्देश के बाद अब 13 तारीख को विधानसभा में अपना बहुमत भी साबित करना है। हालांकि विजय ने राज्यपाल को अपने समर्थक सभी 118 से ज्यादा विधायकों के समर्थन की सूची सौंप दी है, लेकिन क्या विधानसभा में भी ये तमाम विधायकों के साथ अपना बहुमत साबित कर पाएंगे या नहीं, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। श्रीवत्सन, न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ऐसे उत्पाद बन चुके हैं जिन्हें हर किसी ने नकारा है। राहुल गांधी जिस राज्य में भी गए हैं उनके नेतृत्व में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। देश की राजनीति में राहुल गांधी सबसे ज़्यादा नकारे जाने वाले नेता हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर कहा कि जो भी लोकतंत्र में जीत हासिल करता है, जिसको जनता का साथ मिलता है, वही बड़ा नेता है, वही असली नेता है। और इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोगों से अपील की है उसको हम पूरी कराने की कोशिश करेंगे। हम सब लोग का प्रयास होगा कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसको पूरा कराया जाए। लोकतंत्र में बड़ा नेता वही होता है जिसको जनता स्वीकार करती है। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रदीप धड़ के हत्या के मामले के तार अब बिहार और यूपी से जुड़ गए हैं। इस मामले में बिहार आई बंगाल एसटीएफ की टीम ने बिहार के बक्सर जिले से 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है, जबकि उससे सटे यूपी के बलिया जिले के रहने वाले राज सिंह को अयोध्या से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन तीनों ने ही हत्या की सुपारी ली थी और उसके बाद पूरी घटना को अंजाम देने के बाद ये भाग गए थे और बिहार आ गए थे। दरअसल 2 दिनों से बंगाल पुलिस इनकी तलाश में लगी हुई थी। इसी दौरान विशाल श्रीवास्तव नामक एक स्थानीय अपराधी से पूछताछ की गई और उसके निशानदेही पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। विशाल श्रीवास्तव का भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन उसे पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया था क्योंकि वो इस घटना में नहीं है। लेकिन उसकी निशानदेही पर मयंक मिश्रा और
राज सिंह के अलावा विक्की मौर्य को गिरफ्तार किया गया है। तीनों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। फिलहाल बक्सर पुलिस की माने तो इन तीनों को कोलकाता पुलिस अपने रिमांड पर लेकर चली गई है। वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि ये तीनों बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद बक्सर के कुख्यात अपराधी शेरू सिंह के गुर्गे बताए जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बंगाल पुलिस के जो जानकारी दी है उसके मुताबिक इनके तार शेरू सिंह से जुड़े हैं जो पुरुलिया जेल में बंद है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब बंगाल पुलिस की आगे की जांच जारी है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24 पटना। यूपी के संभल में पीएम श्री स्कूल में मजहबी खेल के आरोप में 3 शिक्षक सस्पेंड, एफआईआर दर्ज। मामला संभल के जालम सराय गांव स्थित सरकारी स्कूल पीएम श्री में बच्चों और बच्चियों को हिजाब और टोपी पहनाने के आरोप में प्रिंसिपल और 2 सहायक अध्यापकों को निलंबित कर दिया गया है। डीएम के निर्देश पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। मामले का एक वीडियो सामने आया है। आरोप है कि स्कूल में हिंदू बच्चों को इस्लामिक टोपी और बच्चियों को हिजाब पहनाकर प्रार्थना में शामिल किया गया। हिजाब और टोपी पहनाने का वीडियो सामने आने के बाद बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी से जाँच कराई गई। जाँच में सामने आया कि जो वीडियो सामने आया है वो सही है। स्कूल में बच्चों को हिजाब और टोपी पहनाई गई है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। ये समिति शिक्षकों के संलिप्तता की जांच करेगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के नासिक के टीसीएस कंपनी में यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के मामले में मुख्य आरोपी निदा खान को आज पुलिस दोबारा नासिक के सेशन कोर्ट में पेश करेगी। आपको बता दें कि इसके पहले उसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां अदालत ने 3 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। आज उसकी पेशी के साथ अन्य आरोपियों के जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। आपको बता दें कि निदा खान को महाराष्ट्र के संभाजी नगर से गिरफ्तार किया गया था। उसे जो है पनाह देने का आरोप एमआईएम के एक पार्षद पर लगा है। एमआईएम के पार्षद मतीन पटेल को इस मामले में पुलिस ने आरोपी बनाया है। इसके साथ साथ संभाजी नगर निगम जो है सख्त होते हुए भी दिखाई दे रहा है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक संभाजी नगर निगम जो है वो मतीन पटेल के अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी कर रहा है। दूसरी तरफ पुलिस ने निदा खान के बैंक पासबुक को जब्त कर लिया है और पुलिस की नज़र उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर भी है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा और राशिद केबलवाला के लिए हथियारों की सप्लाई करने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि दिल्ली का एक क्लब और बार है जिसमें जो 6 बदमाश हैं उनका वो स्पेशल हाइड आउट है और वहां पर उनका अक्सर आना जाना है। जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने एक टीम बनाकर इन सभी बदमाशों को वहां से गिरफ्तार किया। इन बदमाशों के पास से 9 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जिसमें ग्लॉक पिस्टल, बरेटा जैसी जो हाई एंड पिस्टल्स हैं वो तक रिकवर की गई हैं और इसके अलावा इनके कब्जे से 77 कारतूस जो हैं वो रिकवर किए गए हैं। एक 312 बोर की राइफल इनके कब्जे से मिली है। दरअसल ये तमाम जो बदमाश हैं इन पर सभी पर कई मुकदमे दर्ज हैं और ये लगातार जो हाशिम बाबा है उसके संपर्क में थे, जबकि हाशिम बाबा पिछले लंबे समय से तिहाड़ जेल में बंद है। वो वहीं से अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था और इसके अलावा राशिद केबलवाला के भी ये लगातार संपर्क में बने हुए थे। बहरहाल पुलिस जो है जो जानकारी मिली है कि इनसे पूछताछ के आधार पर इनके कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड से भी लिंक पाए गए हैं। तो बहरहाल पूरे मामले की तफ्तीश क्राइम ब्रांच ने शुरू कर दी है, लेकिन ये ज़रूर है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली का जो बड़ा हथियार नेटवर्क है उस तक उसकी तह तक दिल्ली पुलिस पहुँच पाएगी। कैमरा संजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24, दिल्ली। जम्मू संभाग में अगले 24 घंटे में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। बीती रात से ही जम्मू संभाग में मौसम ने अचानक करवट बदली है। जम्मू वासियों को भीषण गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन आंधी तूफान ने कहर बरपाया है। जम्मू संभाग के कई जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान आने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। जम्मू संभाग के कठुआ जिले में भी कई जगहों पर पेड़ उखड़े हैं, पेड़ बस पर आकर गिरे हैं। कई जगहों पर कच्चे मकानों को नुकसान हुआ है और टीन शेड जो हैं वो हवा में उड़े हैं। यही मंजर जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। जिन जगहों पर बिजली के खंभे गिरे हैं वहां पर युस्तर पर हर जगह से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है, बिजली ढांचे को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है।
पेड़ों को हटाने का काम किया जा रहा है ताकि आवाजाही के साथ साथ जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी भी भरपाई की जा सके। कठुआ से मेरे सहयोगी नरेश और जम्मू से कैमरामैन करण के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24।